कविता है कविता के बहाने बात सीधी थी पर। ये कविता कुंवर नारायण जी की लिखी हुई है। इस कविता में इन्होंने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि इसमें कहते हैं कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की जो खेलना है, बच्चों का जो खेल है, ये तीनों ही, इन तीनों चीज़ों का इसमें मिश्रण किया गया है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, लेकिन कविता का क्षेत्र असीम है, अनलिमिटेड है। उसके अंतर्गत जड़, चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है, यानी सभी का इसमें वर्णन किया है। अब कविता है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। इन पंक्तियों में कविता जो है चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। वह स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसका ओर छोर नहीं जान पाती। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है, यानी कविता जो है इतनी बड़ी है कि चिड़िया जो है उसको समझ नहीं पाती है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। यानी जो कविता होती है उसमें यही नहीं कि घर के अंदर का वर्णन है, बल्कि बाहर का भी, उसमें बाहर जो बाहरी संसार है उसका भी वर्णन किया जाता है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। कहने का मतलब है कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार से कल्पना के पंख लगाकर सब जगह घूम जाती है, यह उस चिड़िया के बेचारी के समझ में नहीं आता, उसकी समझ से परे है। कहने का मतलब है कि प्रकृति जो है वो ससीम है, लेकिन कविता का क्षेत्र अनंत है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता फूलों को देखकर, खिलता हुआ देखकर खिल जाती है। यानी कविता जब फूलों को खिला हुआ देखती है तो वह स्वयं भी खिल जाती है, पल्लवित होती है और पुष्पित हो जाती है। उसमें नए नए रंग, भाव और सौंदर्य भर आते हैं। लेकिन फूल तो बेचारा ससीम है, वह कविता की सुगंध और सौंदर्य, कविता को सुगंध से तो भर देता है, सौंदर्य से भर देता है, लेकिन कविता के खिलने को वह समझ नहीं पाता है। उसका बोध जो है, उसकी जो समझ है वो सीमित है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित भी हो जाता है, यानी फूल गंध रहित हो जाने से मतलब है कि जब वो मुरझा जाता है तो उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। किंतु कविता किस प्रकार मुरझाए बिना महकती, मतलब कविता जो है वो हमेशा महकती रहती है, उसके मुरझाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि कविता तो शब्दों से भरी हुई होती है। वह घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखेरती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल कुछ नहीं जान पाता। वह तो सुगंध से भरना और फिर एक दिन मुरझा जाना, बस इतना ही जानता है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है, यानी शब्दों का खेल उत्पन्न करता है। वह शब्दों के, भावों के, विचारों के नए नए खेल खेलता है, यानी वो जो कविता में नए नए शब्द डालता है, नए नए भाव डालता है और नए नए विचार डाल देता है। जैसे बच्चे खेलते हुए कभी घर में जाते हैं, बच्चे खेलते हुए कभी घर जाते हैं तो कभी घर के बाहर भागते हैं। वे सभी को अपना बना लेते हैं। सब घरों को एक एक करना, मतलब वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं ये तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल, यानी कविता भी जो है, जो कवि ने कविता लिखी है वो भी शब्दों का खेल है। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभावों को वाणी देता है, यानी सभी को वो अपने शब्दों से बुन लेता है। वह सबको समान मानकर उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कवि की नज़रों में सभी एक समान हैं
और उनको एक समान मानकर ही वह जो है अपने दिल की अभिव्यक्ति करता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इन पंक्तियों में बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी और सरल सी बात थी जिसको मैं प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसके लिए बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करूं। लेकिन जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की कोशिश की, बात की सरलता समाप्त हो गई। यानी बात का जो भोलापन था, जो सरलता थी, वो समाप्त हो गई और जरा सी जो सिंपल बात थी वो मुश्किल हो गई, जटिल हो गई। तब तो मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों आदि को बदलना शुरू कर दिया। जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा छाटा, कहीं से तोड़ा मरोड़ा, कभी इधर घुमाया तो कभी उधर घुमाया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके। यानी मैं अपने, कवि कहता है कि मैं इधर उधर करके बात को उलट पलट करके प्रकट करना चाहता था, जिससे जो मेरी सिंपल बात थी वो सबके सामने प्रकट हो सके। कवि ने कोशिश की कि या तो उसके मन की बात को सहजता से प्रकट किया जाए या फिर भाषा के उलटफेर से बने जंजाल से उसको मुक्ति मिल जाए। यानी जो भाषा सरल बात को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन उसके भाषा के जंजाल में, शब्दों के जंजाल में फंस जाता है, तो फिर उससे मुक्ति चाहता है, लेकिन दोनों बातें ही उसके लिए न हो सकी। इधर जब उसने कोशिश की तो भाषा और भी अधिक कठिन हो गई और उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोकर, जो वो कहना चाह रहा था, जो मूल बात थी, जो मेन बात थी, उसकी सरलता तो समाप्त हो गई और उसमें जटिलता आ गई, मुश्किल आ गई। इस तरह से वो हर पल जटिलता उसकी जो है बढ़ती चली गई। भाषा के चक्कर में सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय, यानी इन पंक्तियों में कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। यानी उसने जो भाषा का जो प्रयोग किया, उसके चक्कर में वो ऐसा फंस गया कि वो बात जो थी सुलझने के बजाय उलझ गई। जिस तरह से पेज ठीक से अगर ना लगे तो उसे खोल करके फिर से लगाया जाता है, लेकिन लगाने की बजाय उसे अगर कोई ज़बरदस्ती कस देता है तो वो बेकार हो जाता है। इसी तरह से कभी भी जो है अपनी बात को सरलता से, जो सरल बात थी, उसको शब्दों के फेर में जो है पढ़ करके वो उसको कठिन बना देता है। कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। यानी एक तो उसकी भाषा जटिल हो गई, तो लोगों ने उसको समझाने के बजाय उसे वाहवाही और शाबाशी देनी शुरू कर दी। वे उसे जटिल पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। यानी वो तो फंसता चला जा रहा था और लोग बाग उसे प्रोत्साहन और बधाई दे रहे थे। इसी कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को जटिल बनाता चला गया। थैंक यू। अब जो ये कविता है, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ऑल क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। धन्यवाद।